हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कुछ बढ़िया प्रॉपर्टी रिगार्डिंग एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इनवर्स की बात करें तो इसकी एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी हमें पता है कि भाई a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई हो, तो हमें पता है b इक्वल टू हो जाता है a इनवर्स। उस पर से हमने सीखा था कि भाई a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी पर से ये आया है, क्योंकि b अगर a इनवर्स है तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई हो जाता है। सेम वे हमें एक और बढ़िया बात पता है कि भाई अगर a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी होना, तो इस पर क्या होता है कि यहाँ दोनों a कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए b इक्वल टू सी बचता है। बचने का सर ये मैट्रिक्स में हमने देखा था, मैंने कहा बिल्कुल, और इसका प्रूफ भी हमने देखा था कि अगर मैं दोनों तरफ a इनवर्स मल्टीप्लाई करूँ, अगर दोनों तरफ a इनवर्स मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चे समझ जाते हैं सर यहाँ पे a इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, और हर कोई जानता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू कोई मैट्रिक्स हो तो यही आंसर रहता है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा b इक्वल टू सी। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ भी किया था। सेम वे साथ में इनवर्स की एक और बढ़िया प्रॉपर्टी हमें पता है कि कोई a एंड b सेम ऑर्डर के अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। और उनका अगर प्रोडक्ट करे और उनका इनवर्स ले, तो हम जानते हैं a इंटू बी के इनवर्स में रिवर्सल लॉ लगता है। क्या लगता है, रिवर्सल लॉ। क्या कहता है ये कि भाई इसका आंसर होगा b का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, यानी a इंटू बी आप जब भी करो और उसका इनवर्स लो ना, तो उसका आंसर b का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के बराबर ही होता है। सेम वे अगर आप a इंटू बी इंटू सी करते और उसका इनवर्स लेते, तो इसका आंसर होता c का इनवर्स इंटू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। अब कुछ सोच रहे सर ये तो ट्रांसपोज में भी रिवर्सल लॉ लगता है, मैंने कहा इसमें भी लगता है, साथ में इस एडजॉइंट में भी ये रिवर्सल लॉ लगता है। कभी आपके सामने ऐसा आ जाए ना कि भाई एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी हो, मतलब आपने a इंटू बी किया और उसका एडजॉइंट निकाला, तो वो हमेशा एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही होगा। मतलब पहले b का एडजॉइंट होगा इंटू फिर बाद में a का एडजॉइंट होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें याद रखने जैसी है। मैंने कहा देखो साथ में एक और बढ़िया प्रॉपर्टी याद आती है कि भाई अगर a इन्वर्टिबल हो, मतलब a में a इनवर्स पॉसिबल हो, तो उसके ट्रांसपोज का मतलब a रेस टू t का भी इनवर्स पॉसिबल होता है, मतलब a रेस टू t का इनवर्स भी पॉसिबल होता है। साथ में बता दूं कि भाई इस पर से एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है कि a रेस टू t का आप इनवर्स करो ना, तो वो हमेशा a इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर ही होता है। मतलब ट्रांसपोज ऑफ a लिया आपने और उसका इनवर्स किया, तो वो हमेशा a इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर ही होगा। कुछ तो सोच में पड़ गए सर कैसे, मैंने कहा देखो हमारे पास एक बढ़िया प्रॉपर्टी है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो मैं इसका ये प्रूफ लेता हूँ, ये हमें प्रूफ करना है ना, तो चलिए प्रूफ लेते हैं कि ये कैसे होगा। मैंने कहा यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, a इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू आई का ट्रांसपोज। मैंने कहा देखो आई का ट्रांसपोज तो आई ही रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो मैंने अभी कहा था रिवर्सल लॉ लगता है, तो क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा और उसका ट्रांसपोज हो जाएगा इंटू यहाँ पे ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। मैंने कहा इसे ध्यान से देखेंगे ना तो पता चला यहाँ पे कि a रेस टू टी इंटू समथिंग दिया है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हर कोई जानता है कि अगर a रेस टू टी कोई मैट्रिक्स p हो तो बाजू में उसका जब इनवर्स होना, मतलब p इनवर्स होना, तभी दोनों का प्रोडक्ट हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि ये p इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, a इनवर्स का ट्रांसपोज। बच्चे ने कहा सर p इनवर्स मतलब कि ये हो गया a रेस टू t का इनवर्स, क्योंकि p क्या था, a का ट्रांसपोज इक्वल टू हमें मिला a इनवर्स का ट्रांसपोज। तो देखो हमें प्रूफ मिल गया कि a रेस टू t का इनवर्स करो तो वो हमेशा a इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर ही होता है। आप इस तरह से प्रूफ इसका समझ सकते हो कि a इंटू ए इनवर्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, रिवर्सल लॉ लगेगा, इसलिए पहले यहाँ ट्रांसपोज आएगा फिर यहाँ ट्रांसपोज आएगा।
मैंने कहा कि भाई इसे मैं कोई मैट्रिक्स P मान लूँ तो मैं जानता हूँ P इंटू P इनवर्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। तो यहाँ पे हम समझ गए, यानी P इनवर्स इक्वल टू ये है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर P की वैल्यू मुझे याद आई तो मैंने लिख दिया कि P मतलब A रेज टू T था, तो हमें प्रूफ मिल गया कि A रेज टू T का इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कि भाई कभी कभी A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हो, अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हो तो A इनवर्स भी कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। बच्चे कहते हैं सर कैसे है, मैंने कहा देखो A सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब है A का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना। ए इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब है कि ए इनवर्स का अगर आप ट्रांसपोज लो ना तो भी आपको ए इनवर्स मिले। बच्चे कहते हैं सर इसका हमें प्रूफ चाहिए, मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर आपको ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स लाना हो ना तो आप क्या करोगे, पहले तो LHS उठा लो। LHS में दिया है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। मैंने कहा अभी मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि भाई ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, ये प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी। तो आप इसकी जगह इसे रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए रेज टू टी का इनवर्स। बच्चे ने कहा सर ए रेज टू टी मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, तो ए है, मैंने कहा लिख दिया, और ऊपर क्या था -1 मतलब ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्स, तो यहाँ पे आ गया ए इनवर्स विच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम ऐसी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हैं। सेम वे मैंने कहा देखो एक और बढ़िया प्रॉपर्टी की बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर कभी भी आप ले लो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जहाँ पे ए कोई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब कि n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो। याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना तो सिर्फ मैं n बोलूंगा तो उसका मतलब होता है n रो एंड n कॉलम, कि भाई सपोज कोई मैट्रिक्स A दिया है n क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है। सेम वे उसका मैं अगर एडजॉइंट ले रहा हूं ना तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू n-1 के बराबर ही होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 के बराबर ही होगा। कुछ कहते हैं सर इसका प्रूफ कैसे होगा, इसको यूज कहाँ पे करेंगे। मैंने कहा देखो कभी ऐसा दे दिया ना, ठीक है, कभी ऐसा दे दिया कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5 वेयर ए इज 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, कि भाई ये ए है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और कह दिया कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो वहाँ पे आप तुरंत कह सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1। देखो यहाँ पे n क्या दिया है, कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मैंने कहा देखो यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 3-1 क्योंकि हमें पता है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास दिया है 5, 3-1 होता है 2, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं सम्स के अंदर। साथ में बच्चे ने कहा सर ये आया कैसे, मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर आपको ये प्रूफ करना है ना तो एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टी याद करो। बच्चे जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने कहा देखो यहाँ पे अगर बात करें ना तो ये अगर अंदर गया ना तो कुछ ऐसा दिखता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना उसके अंदर डिटर्मिनेंट जाएगा ना तो कुछ इस तरह से होगा। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ 1-1-1 होता था, ठीक है, उसके अंदर डिटर्मिनेंट गया तो हर एक एलिमेंट के पास मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बाकी की जगह 0-0-0, यहाँ पे भी 0-0-0, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ होगा। अब यहाँ पे मैंने देखा जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें यहाँ पे क्या है, सिंबल डिटर्मिनेंट का, क्या है सिंबल डिटर्मिनेंट का, तो मैं दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट ले लो तो कुछ इस तरह से होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, इसको डिटर्मिनेंट लेने पर कुछ इस तरह से दिखेगा, डिटर्मिनेंट ए 0-0-0, यहाँ पे 0, डिटर्मिनेंट ए एंड सो ऑन, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए एंड सो ऑन, इस तरह से हमें दिखेगा। मैंने कहा देखो यहाँ पे हमें पता ही है कि ये डिटर्मिनेंट है ना दोनों के पास जाता है, क्योंकि हमें एक बढ़िया प्रॉपर्टी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी हो तो उसे हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये प्रॉपर्टी हम बहुत बढ़िया से जानते हैं, तो यहाँ पे मैं उसे दोनों को इंडिविजुअली दे सकता हूँ कि भाई यहाँ पे होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए।
अगर यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेने की कोशिश करूँ ना, तो बच्चा जानता है कि सर यहाँ ये डिटर्मिनेंट दिया है, उसके अंदर से आप कुछ कॉमन लेना चाहो तो एक रो में से या एक कॉलम में से ले सकते हो। मैंने कहा अगर मैं सारी कॉलम में से लूंगा तो यहाँ पे n कॉलम होगी या फिर n रो होगी, कोई भी एक जगह से भी मैं ले लूँ ना। फॉर एग्जाम्पल मैं n रो में से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लूँ तो वो n टाइम निकलेगा। कितनी बार बाहर निकलेगा? n टाइम। कि भाई अगर एक बार लेता हूँ तो यहाँ से निकला, दूसरी बार लूंगा तो यहाँ से कॉमन लिया, तीसरी बार यहाँ से लिया, तो टोटल n टाइम ये बाहर निकलेगा और अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरह से बचेगा। देखो यहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट दिया है। यहाँ पे हम कहीं से भी कॉमन लेते हैं तो सिर्फ एक रो या तो एक ही कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पे एन रो है, इसलिए एन टाइम में डिटर्मिनेंट ए कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अच्छा, बच्चे ने कहा सर ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने कहा हाँ, इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो हर कोई जानता है 1 ही आता है। क्या आता है? 1। तो यहाँ पे हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू एन, यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अगर ये डिवाइड में जाएगा ना, ये यहाँ डिवाइड में जाएगा तो ये n टाइम्स था, उसमें से यहाँ एक बार डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये आ गया हमारा प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये प्रूफ किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि कभी आपके पास कोई मैट्रिक्स ए हो, उसका आप एडजॉइंट करो। मैंने कहा ठीक है, और बाद में आप उसका ट्रांसपोज करो तो ये हमेशा ए का ट्रांसपोज करो और बाद में उसका एडजॉइंट लो ना, उसके बराबर ही होती है। बच्चे ने कहा सर कैसे? वी वांट प्रूफ। मैंने कहा डेफिनेटली आपको प्रूफ जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का यूज हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए का यूज हुआ है तो तुरंत बच्चा कहता है सर यानी कि हमें प्रॉपर्टी याद आएगी इसकी मास्टर प्रॉपर्टी, जो कि है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें तुरंत यही याद आ जाती है। मैंने कहा देखो ध्यान से देखो, यहाँ जो मैट्रिक्स था वही यहाँ लिखा है, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे ने कहा सर यहाँ एडजॉइंट तो आ गया लेकिन ट्रांसपोज नहीं आया। मैंने कहा सीधी सी बात है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ ट्रांसपोज लूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे हम ट्रांसपोज लेंगे, लेकिन हर कोई जानता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज का कोई असर नहीं होता, एज इट इज रहता है। और यहाँ ये डिटर्मिनेंट तो एक वैल्यू होती है, नंबर होता है, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके ट्रांसपोज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों मैट्रिक्स है, चाहे ये ए है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, लेकिन ट्रांसपोज कहता है मैं जब भी दोनों मैट्रिक्स होना तो उसमें रिवर्सल लॉ लगाता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, तो रिवर्सल लॉ लगाते हैं। पहले इस दूसरे वाले का ट्रांसपोज होगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इनटू फिर बाद में ए का ट्रांसपोज। मैंने कहा इसे इक्वेशन 1 बुला लेते हैं। अब देखते हैं दूसरी कौन सी चीजें थी जो हमारे पास नहीं है। देखो ये वाली चीज तो यहाँ कुछ दिख गई, लेकिन यहाँ ए का ट्रांसपोज लिखा हुआ था। मैंने कहा कोई बात नहीं, ए का ट्रांसपोज था लेकिन बाजू में एडजॉइंट तो था ना, तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से ही इसका हल निकालेंगे कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज लूँ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज लिखा हो, मतलब यहाँ दोनों जगह मैंने सेम मैट्रिक्स यूज किया, ए की जगह ए का ट्रांसपोज। तो बच्चा समझ गया सर इस प्रॉपर्टी में आप ये कहना चाहते हो कि ए की जगह आपने ए का ट्रांसपोज यूज किया। मैंने कहा हाँ। तो बच्चे ने कहा सर तो RHS भी वहाँ पे ए का ट्रांसपोज आएगा। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि यहाँ पे ए रेज टू टी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू टी होना, तो इसका आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू टी, मतलब ए का ट्रांसपोज इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने कहा देखो यहाँ हमें एक बात बहुत बढ़िया से पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब डिटर्मिनेंट में ट्रांसपोज से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई और यहाँ पे होगा ए रेज टू टी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू टी। मैंने कहा इसे इक्वेशन 2 बुला लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2 हमें पता चला कि ये चीजें सेम हैं, तो यानी उसके इक्वल टू वाली चीजें भी कैसी होगी? सेम होगी। तो फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख सकता हूं कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इंटू ए रेज टू टी इक्वल टू क्या होगा? ए रेज टू टी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। मैंने ये वाली चीजें यहाँ लिख दी। बच्चे ने कहा सर दोनों तरफ ए रेज टू टी कट हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल। तो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का
ट्रांसपोज, मतलब ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ये हमारा प्रूफ हो गया। बच्चे ने कहा सर इसका यूज कहाँ पे होगा? मैंने कहा दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करने पे या फिर दूसरे सम्स में कभी भी हो सकता है, तो हमें बढ़िया से इसे याद रख लेना है कि भाई ए का ट्रांसपोज करो और बाद में उसका एडजॉइंट करो, तो वो हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट करो और बाद में ट्रांसपोज करो उसके बराबर होता है। इसके बाद की प्रॉपर्टी देखिए तो कुछ इस तरह से है कि अगर ए सिमेट्रिक हो तो एडजॉइंट ऑफ ए भी कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। मैंने कहा ठीक है भाई प्रूफ कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होने का मतलब है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप ट्रांसपोज करो ना तो भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए ही मिले। मैंने कहा अगर मुझे इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करना हो ना तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ LHS से खेलूंगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है। अभी मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये वाली चीजें हो सकती है, मतलब इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए रेस टू ट्रांसपोज, मतलब ए रेस टू ट्रांसपोज का एडजॉइंट लिखा मैंने। बच्चे ने कहा सर ए रेस टू टी का मतलब तो हम बढ़िया से जानते हैं, ये हो जाता है ए, मतलब आ गया। तो मैंने यहां चालू किया था LHS से, मुझे RHS मिल गया, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से आप ऐसी प्रॉपर्टी को प्रूफ कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-2 इंटू ए। बच्चे तो देख के डर गए सर ये कैसी प्रॉपर्टी आ गई, हमें तो एडजॉइंट की एक ही साधारण प्रॉपर्टी पता है, वही पुरानी हमारी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसी का यूज करके इसे प्रूफ कर सकते हो। अगर आपको मन करे कि भाई ये कहाँ से आई तो मैं कहता हूँ यहाँ प्रूफ हम देख ही लेते हैं। देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए यूज हुआ है एडजॉइंट के अंदर, मतलब ए की जगह भी उन्होंने एडजॉइंट ऑफ ए यूज कर लिया, तो हम भी वही यूज करते हैं और इस प्रॉपर्टी को पहले लिखते हैं कि भाई वी नो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा। मैंने क्या किया, इसी प्रॉपर्टी का यूज यहां पे किया। देखो एडजॉइंट ऑफ ए भी एक टाइप का मैट्रिक्स ही होता है, तो यहां मैंने मैट्रिक्स ए की जगह क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो RHS में भी क्या होगा, यहां ए की जगह क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। मैंने कहा देखो यहाँ पे ध्यान से देखे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आया और मैंने अभी बताया था, अभी उसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1। तो मैंने कहा यहाँ पे भी वही लिख देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे ये चीजें अभी फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन तुरंत बच्चे का ध्यान गया सर यहाँ अकेला एडजॉइंट ऑफ ए है। मैंने कहा तो क्या हुआ, बच्चे ने कहा सर उसके बाजू में ए रख दो ना, उसके बाजू में ए रख दो तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लग सकती है। मैंने कहा सही बात है, और मजे की बात ये है अगर मैं यहाँ ए मल्टीप्लाई करूँ तो साथ में यहाँ भी करूँगा, और यहाँ पे मुझे ऑलरेडी देखो ए की ज़रूरत थी ही, मतलब दोनों तरीके से आपको पता चल ही जाता कि ए को मल्टीप्लाई हमें दोनों तरफ करना चाहिए। अगर मैं दोनों तरफ ए मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 इंटू आई इंटू हो जाएगा ए। हर कोई जानता है आई इंटू ए हो जाता है ए ओनली, यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1। मैंने कहा देखो इसका आंसर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, बाजू में है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब बाकी की चीज़ें मैंने एज इट इज़ लिख दी। मैंने कहा आई इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, आई के साथ मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये डिवाइड में गया ना तो देखो इसकी पावर 1 होती है, यहाँ डिवाइड में जाने पर हम जानते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। मैंने कहा देखो यहाँ पे पावर 1 थी तो हमें तुरंत एक बढ़िया
प्रॉपर्टी याद आती है, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन। इसी प्रॉपर्टी का यूज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, यहाँ पे भी वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू, ये एक और 1 माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे -1 एंड -1 हमें देगा -2 इंटू ए, तो हमें मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन -2 इंटू ए। बच्चे ने कहा सर इसका प्रूफ कहाँ पे होगा, इसके सम्स पूछे जाते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल, कभी आपको ऐसा दे दे, देखो एग्जांपल में लेके ही आपको दिखा देता हूँ कि भाई कभी ऐसा दिया हो, ए कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, एज वेल एज उसमें दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, और उन्होंने आपसे मांग लिया कि भाई फाइंड करो एडजॉइंट ऑफ ए। उन्होंने कह दिया कि आप ये ढूंढ के दिखाओ। मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर ये चाहिए ना तो मैं एक काम करूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इसके बारे में हमें फॉर्मूला पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 2 इंटू ए। मैंने कहा देखो यहाँ n हमें पता है, n मीन्स ऑर्डर कौन सा है, थर्ड ऑर्डर का है, क्या है, थर्ड ऑर्डर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई यहाँ पे 3 माइनस 2 होगा, यहाँ a एज इट इज, क्योंकि a की वैल्यू मतलब पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे दिया नहीं होगा। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है हमारे पास 2, मैंने कहा देखो 3 माइनस 2 होता है 1, तो 2 रेस टू 1 2 होगा, तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू ए मतलब 2a। तो एडजॉइंट ऑफ a हमें क्या मिलेगा, 2a। ये ऑप्शन भी आपके मतलब क्वेश्चन में दिया ही होगा, जिसे आप टिक करके मार्क्स ले सकते हो। चलिए देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी कि कभी हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ हो कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने कहा इसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चे ने कहा सर ये कैसे आया? मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसके प्रूफ की अगर बात करेंगे तो हम इसके अंदर की चीजें है ना उसके बारे में पहले से जानते हैं कि भाई वी नो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 2 इंटू ए। मैंने कहा ठीक है, पर यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, तो दोनों तरफ हमें यहाँ डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो यहाँ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 2 इंटू ए। मैंने कहा देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है क्योंकि डिटर्मिनेंट मींस नंबर एक कांस्टेंट होता है। यहाँ ये मैट्रिक्स दिया है और इन दोनों का यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन हमें लग रही है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए लिखा हो, जहाँ पे ए हो कोई n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। तो मैंने कहा ऐसा जब भी दिया हो ना तो हम जानते हैं के बाहर आएगा तो क्या होगा, के रेस टू n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे जब भी के बाहर आता है ना डिटर्मिनेंट में से, तो जितनी ए की रो या कॉलम होना वो हमें यहाँ ऑर्डर पर से पता चल जाता है, उतनी उसकी पावर आ जाती है। क्यों? क्योंकि उतनी बार वो यहाँ पे बाहर निकलता है। तो यहाँ पे मैंने कहा अगर ऐसी यहाँ पे कोशिश करेंगे ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगी, n इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे भी ए कौन सा है, n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने कहा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ बचता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जैसे यहाँ बचा था। अगर यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n इंटू n माइनस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैंने कहा इसे अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, n स्क्वायर माइनस 2n, और बाजू में है इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू 1। मैंने कहा यहाँ बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, जिसे मैं बुला सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये आंसर आ गया, मतलब इसे इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चे ने कहा सर इसका यूज कैसे होता है? मैंने कहा सिंपल सी बात है कि भाई कभी आपको ऐसा दे दिया हो कि भाई ए कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 है। देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ना दिया हो और ए कोई मैट्रिक्स दिया होता तो उसका डिटर्मिनेंट आप आराम से ढूंढ सकते हो, ठीक है। बाद में यहाँ पे कह दिया हो कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करके दिखाओ। मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसका आंसर क्या आता
है? इसका आंसर आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू n-1 का स्क्वायर। इसका आंसर हमेशा यही आता है फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3-1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है इसलिए n की वैल्यू 3 होगी। मैंने कहा अगर ध्यान से देखा जाए तो 3-1 हो जाता है 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, 2 हो जाता है 16। तो विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कि भाई सपोज कभी आपको ए इनवर्स दिया गया हो, आप उसका डिटर्मिनेंट लो ना, तो ये हमेशा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही होता है। या फिर आप कह सकते हो कि भाई ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, मतलब उसकी पावर -1। बच्चे ने कहा सर ये प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है, इसके प्रूफ की चर्चा करें तो ए इनवर्स देखते ही हमें याद आता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ये प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा देखो यहाँ पे दिया है डिटर्मिनेंट, तो यहाँ भी हमें डिटर्मिनेंट लेने का मन करेगा तो मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले रहा हूं। अगर यहां पे डिटर्मिनेंट लूंगा ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो जाएगा। बच्चे ने कहा सर जी डिटर्मिनेंट ऑफ आई तो हम जानते हैं वो हमेशा 1 होता है। मैंने कहा सही बात है, यहां पे डिटर्मिनेंट दोनों के पास जाएगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हैं, तो यहां पे हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। मैंने कहा ये अगर यहां डिवाइड में गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसे आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो कि भाई ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू -1। बच्चे ने कहा सर इसका यूज कैसे होगा? मैंने कहा सिंपल सी बात है, कभी आपको ऐसा दे दे कि भाई लेट ए इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे हमें पहले इसका ए इनवर्स ढूंढ के उसका डिटर्मिनेंट करना है क्या? मैंने कहा नहीं, इतनी लंबी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी सिर्फ हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी और ये हम आराम से ढूंढ सकते हैं। मैं कह सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कुछ इस तरह से होता 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, तो इसका आंसर -2 आता। मैं यहाँ पे 1 अपॉन -2 लिखूंगा तो माइनस ऊपर आएगा तो -1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हो। थैंक यू।